सदावत्सल्य मातृभूमि हमारे देश की जो सबसे बड़ी अगर कोई समस्या कभी भी रही है, ये पूरे देश की मान्यता है। मतलब किसी एक जाति पंथ संप्रदाय की नहीं, पूरे देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग ये मानता है कि भारत की अगर कोई समस्या रही है पिछले 1000 वर्ष में, तो वो जाति रही है। जाति के आधार पर पहले जातियों में भेद मुसलमानों ने किया, इक्वेलिटी को ख़त्म किया, जातियाँ ऊंची नीची करी और फिर उनके कन्वर्जन करवाए, जातियाँ लड़ी। फिर अंग्रेज़ों ने आकर सिस्टमेटिक जातियों के साथ खेला और इसके आधार पर 1000 वर्षों तक भारत पर शासन रहा। अब उसको और कन्फर्म करने के लिए तमाम तरह के जाति समीकरण भारत में चलते हैं, तमाम तरह के भारत में लेखन किए जाते हैं जिनके विषय में कहा गया कि भाई जाति लेखन कर लो या मूल्यवासी लेखन कर लो। ऐसे बहुत सारे मूल्यवास या आदिवासी ऐसे शब्दों को गढ़ा गया। बाकी सब मूल्यवासी भारत के नहीं हैं। कुछ जातियों को बताया गया ये मूल्यवासी हैं, कुछ जातियों को बताया गया कि नहीं ये तो आदिवासी मतलब यही हमेशा से रहते आए, बाकी कोई नहीं। और इस तरह से अब उनका इतिहास, दलित इतिहास, ये इतिहास वो इतिहास, इनको कन्फर्म किया गया कि देश में कैसे आपस में झगड़े हों, ये हमेशा से रहा। लेकिन सरकारों का एक रुख रहा, पार्लियामेंट का अपना रुख रहा, संविधान बनाने वालों का अपना रुख रहा। ये जनता के बीच में जो भेदभाव होता है, इस भेदभाव को मिटाने के लिए कानूनों का निर्माण होता है। उसमें आप SC/ST एक्ट को ले लीजिए या फिर कोई और इस तरह के कानूनों को ले लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि आर्टिकल 17 को ले लीजिए जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है। भारत में ये कहता है 17 और 18 में कि अस्पृश्यता भारत में नहीं होनी चाहिए। इन बातों को आप जैसे चाहें वैसे काउंट कर लीजिए, लेकिन लगातार संविधान में, पार्लियामेंट में इस तरह की बात होती रही है। संविधान बनाते समय भी आर्टिकल 17-18 किसी का तमगा, किसी का टाइटल, किसी की राय साहब, कोई राय बहादुर, कोई दीनानाथ, ये कुछ नहीं होगा। और कोई जाति आधार पर अस्पृश्यता नहीं होगी, जाति आधार पर उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात पार्लियामेंट करती आई है। इसी बात को आगे अगर बढ़ाएं तो डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, जो उस समय का आर्टिकल 9 और 10 हुआ करता था, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जातियों को रिजर्वेशन दे देना चाहिए, उनके लिए रिलैक्सेशन करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उसको मना किया था। इसलिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने ये ज़रूर कहा कि इसके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जा सकता है ताकि पार्लियामेंट में सबका प्रतिनिधित्व हो जाए और सब इक्वलिटी पर आ जाएं, सब कोई बराबरी पर आ जाएं। और ये बराबरी जो है वो देश के पिछड़े वर्ग का जो वंचित है, जो क्षुद्र है, उसको उठाकर बाहर निकाला जा सके, उसको निकालकर मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ये करना है जो 1000 वर्षों में उसको पिछड़ कर रखा गया। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ पर कही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए भी कोई जाति नहीं होगी, उसके लिए एक कमीशन अपॉइंट होगा और वो कमीशन तय करेगा कि कौन सी जातियों में अभी पिछड़ापन है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, उनको पार्लियामेंट में लाने की ज़रूरत है। और वो जातियाँ, वो जो कमीशन होगा वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का एक पेंडोरम बनाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट में एक शेड्यूल बनाएगा जिसमें कुछ कास्टें डाली जाएंगी। शेड्यूल दूसरा बनेगा जिसमें कुछ ट्राइब्स डाले जाएंगे और कमीशन तय करेगा हर बार कि कौन सी जातियाँ अभी अपग्रेड हो गई हैं, कौन सी नहीं हो गई हैं। ये बात सबके समझ में आए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस इसी बात को आया, चूंकि रिजर्वेशन का लाभ पहले संविधान संशोधन के द्वारा दे दिया गया। पहला संविधान संशोधन मैं इसलिए कहता हूं कि चंपकम दुराईराजन के जजमेंट में और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई कि तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ कुछ जातियों को रिजर्वेशन दिया, वो चंपकम दुराईराजन ने चैलेंज कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए उस समय रिजर्वेशन को शून्य घोषित कर दिया और कहा था कि ये अवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में किसी रिजर्वेशन की चर्चा नहीं है। ऐसी बात को बाद में नेहरू जी ने संविधान में संशोधन करके पहले संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16(4) जोड़ दिया। आप सोचिए कि पहले संविधान संशोधन में आर्टिकल 16(4) जोड़ना, यानी कि नौकरियों में रिजर्वेशन जोड़ना, कितना उनका महत्वाकांक्षी कदम रहा होगा।
खैर जोड़ दिया। और फिर ये भी डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि पहले 10 वर्ष के लिए ये कर दिया जाए, 10 वर्ष में मेन स्ट्रीम में सब आ जाएंगे तो उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन सरकारें लगातार 10 वर्ष उसको बढ़ाती रहीं, क्योंकि वो कभी मेन स्ट्रीम में ला ही नहीं पाई लोगों को। और मेन स्ट्रीम में अगर रिजर्वेशन 15/4 16/4 का रहेगा तो फिर मेन स्ट्रीम में आना भविष्य के लिए भी असंभव हो गया। अब डॉक्टर अंबेडकर तो चाहते थे कि जो अपग्रेड हो जाए, जो मेन स्ट्रीम में आ जाए, वो बाहर होता चला जाए, लेकिन जो वंचित समाज है, जो क्षुद्र समाज है, उस समाज को रिजर्वेशन देकर उस समाज की मदद करके उसको उत्थान किया जाए। लेकिन ऐसा संभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस समय पहली पीढ़ी तो रिजर्वेशन ले गई। अब उनके बच्चे, जो पहली पीढ़ी सन 50 में, 61 में, 62 में, 70 में, 60 में रिजर्वेशन ले चुकी होगी, उसके नाती पोते हो चुके होंगे और उसने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया होगा, उन बच्चों ने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर मेन स्ट्रीम में ले आया होगा। अब वो अपर वर्ग हो गया और जो क्षुद्र है, जो वाकई में पिछड़ा है, जो अभी भी सड़क के किनारे रहता है, जो झुग्गियों में रहता है, जो अभी भी नाली साफ करने का काम कर रहा है, जो अभी भी जूता बनाने का काम कर रहा है, जो अभी भी इस प्रकार की अब से पिछड़ा हुआ है, उसको कभी लाभ इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता। अगर वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएगा तो उसी का भाई, मैं मानकर चलता हूँ 4 भाई, मैं मानकर चलता हूँ मैं एक शूद्र हूँ, मैं मानकर चलता हूँ मैं एक रिजर्वेशन का क्लेमेंट हूँ, हमारे 4 भाई हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, मैं जुडिशल अफसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, मैं पढ़ाने लगा और मेरा सब ठीक हो गया, मैं देश को समझने लगा। लेकिन मेरे 3 भाई जो गांव में रहते हैं, जो घर से निकले नहीं हैं, वो अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे। मैं अपने बच्चे को शहर में, दिल्ली में पढ़ाऊंगा। तो दिल्ली में पढ़ा हुआ बच्चा जिसको सारी सुविधाएं मिली हों और मेरे सगे भाई का बेटा जो कि गाँव में पढ़ा हो, इन दोनों की एजुकेशन में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। अगर रिजर्वेशन का लाभ चारों भाई भरेंगे मेरे सहित तो जाहिर सी बात है उनमें से मेरा बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, मैं वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन मेरे 3 सगे भाई जो कि रिजर्वेशन के अधिकारी वो भी हैं, वो कभी लाभ नहीं ले पाएंगे। मैं ले रहा हूँ, मेरा बच्चा लेगा, उसका बच्चा लेगा, क्योंकि वो अपग्रेड हो चुका, यानी कि वो अब सवर्ण हो चुका, वो मेन स्ट्रीम में आ चुका। उससे इसका कंपैरिजन कभी नहीं किया जा सकता और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं बना रहेगा और जो पहली लेयर में पहली बार में लाभ ले गया वही लाभार्थी बना रहेगा। ये हमारे देश की विडंबना है। इसलिए ओरिजिनल क्लेमेंट कौन हो, जो वाकई में पिछड़ा है वो, या जिसकी जाति पिछड़ी है वो, जो वाकई में अभी अपग्रेड नहीं हो पाया वो, या फिर जिसको अवसर मिल चुका है लेकिन जाति उसकी है वो, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मैं इस पर एक रिसर्च प्रोफेसर BK हेदाव, ये नागपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने इस विषय पर मुझे एक मेल किया है। मैं जैसे अक्सर कहता हूं कि अगर आपके पास कोई रिसर्च वर्क है और आप मुझे मेल करते हैं, मुझे वो समझ में आता है, हमारी टीम उस पर और काम करती है, तो निश्चित रूप से हम उसको कहते हैं। मैंने डॉक्टर BK हेदाव से फ़ोन पर भी बात की और उनसे पूरा विषय समझने की कोशिश करी। मैं पूरे जजमेंटों के अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उनसे जो मेरी वार्ता हुई और जो मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की वो मैं आपको बताता हूं। उनका कहना था कि एक डॉक्टर रिसर्च थॉमसन फोर्ड, ये पेपर में भी उन्होंने लिखा है, मिस्टर रिसर्च थॉमसन फोर्ड, ये प्रोफेसर लॉ एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के हैं। इन्होंने कहा कि भारत में जितना नुकसान समाज नहीं करता उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भारत के न्यायालय करते हैं सिविल राइट्स को लेकर। यानी कि जो लोगों के अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं बैकवर्ड्स के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो सिविल राइट्स हैं, उनका जितना नुकसान भारत में कोर्ट करता है उतना नुकसान, और ख़ासतौर से इन्होंने तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को स्टडी किया होगा या अपने स्टूडेंट से करवाया होगा, कुछ PhD नोट करी होंगी, तो ये कहा, इनका जो फाइनल वो है, वो कहते हैं कि जितना नुकसान सुप्रीम कोर्ट ने किया या भारत में न्यायालय करता है उतना भारत के समाज का नुकसान कोई और नहीं करता। ऐसा उनका मानना है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। खैर, लेकिन भाई अपना अपना रिसर्च वर्क है, मैंने वो रिसर्च नहीं की इसलिए मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। प्रोफेसर हेदाव का कहना यह है कि एक केस आया
जो शेड्यूल ट्राइब का लेकर था, कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कास्ट के वेरिफिकेशन की बात कही गई कि भाई कास्ट कैसे वेरीफाई की जाए। इस केस में माधुरी पाटिल, ये माधुरी पाटिल इन शॉर्ट कह सकते हैं, माधुरी पाटिल के केस में वेरिफिकेशन ऑफ हर कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा कहा गया। उनके कास्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की बजाय उसकी स्क्रूटनी कमेटी बैठी, स्क्रूटनी कमेटी ने वेरीफाई किया और ये कह दिया कि इनकी ये कास्ट नहीं है। अब सवाल इनके प्रोफेसर हिदाव के सवाल जो थे, उनका कहना था कि भाई जब आपने कास्ट निर्धारित करनी हो तो जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी उस समय सब कुछ देख ले जो भी करे, लेकिन एक बार कास्ट सर्टिफिकेट हो गया तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट फाइनल होना चाहिए। ये उनका कहना था, कास्ट सर्टिफिकेट फाइनल होना चाहिए, फिर उस पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए। बाद में उसमें एफिनिटी टेस्ट का नंबर आ गया और ये कहा गया कि कैसे पता किया जाए कि इनकी कास्ट क्या है। सपोज कोई व्यक्ति किसी शहर से दूसरे शहर में चला गया, दूसरे स्टेट में चला गया, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, तो इसमें एफिनिटी टेस्ट की बात कही गई। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि माधुरी पाटिल में जब सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया तो उसमें एफिनिटी टेस्ट की बात कही गई, कमेटी ने एफिनिटी टेस्ट करवाया। अब एफिनिटी टेस्ट क्या है? एफिनिटी टेस्ट ये कहता है, मतलब जो एफिनिटी टेस्ट को परिभाषित किया गया वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शेड्यूल ट्राइब है तो विजिलेंस सेल उसको उस पर स्टडी करे और रिपोर्ट पब्लिश करे। क्या करे? उसकी पिक्यूलियर एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उसकी एथनोलॉजिकल ट्रेट्स क्या है, यानी कि उसकी जो मानव श्रृंखला है वो कैसे डेवलप हुई, उसकी एथनोलॉजिकल ट्रेट्स कैसे उसके शरीर परिवार का विकास हुआ, वो किन देवताओं को मानता है, उसके रिचुअल्स क्या हैं, उसका रूढ़ी क्या है, कस्टम क्या है, उसकी शादी कैसे होती है, डेथ सेरेमनीज कैसे होती हैं, उनकी डेथ सेरेमनी के बाद उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार कैसे होता है। ये सब चीज़ें एक ट्राइब की पहचान होती हैं। ये अगर कोई व्यक्ति की पहचान करनी है कि उसकी जाति क्या है, अगर कोई व्यक्ति की पहचान करनी है कि वो कौन सी ट्राइब का व्यक्ति है, वो कौन सी जनजाति है, तो उस जनजाति की जो कॉमन प्रैक्टिस है वो कॉमन प्रैक्टिस उसकी चेक की जानी चाहिए। उसके लिए एक विजिलेंस सेल बनेगी, विजिलेंस सेल उसको ऑब्जर्व करेगी, पता करेगी कि भाई इनके परिवार में कैसे चलता है। जो कुछ भी उनके परिवार में चलता है वो उसके आधार पर निर्धारित कर देगी। ये बात एफिनिटी टेस्ट के मामले में कह दी गई, जजमेंट आ गया। हालांकि 3 जजों की बेंच मुंबई में बैठी इसी बात को लेकर। उन 3 जजों की बेंच ने इसको, जो एफिनिटी टेस्ट था, एफिनिटी टेस्ट को कोरोबोरेशन का टेस्ट बता दिया। कोरोबोरेशन का टेस्ट मतलब जो कंपलसरी होता है, इंटीग्रल पार्ट होता था। ये कहा गया था कि भाई इंटीग्रल पार्ट है कि अगर किसी की कास्ट पता करनी हो, अगर किसी की ट्राइब पता करनी हो तो वो एफिनिटी टेस्ट आपको करना पड़ेगा, लेकिन विजिलेंस उसको करेगी। इस बात को लेकर इसको बाद में जो कन्वर्जन कर दिया गया वो ये कर दिया गया कि साहब ये कंक्लूसिव नहीं है। ये जो टेस्ट होगा, जो उसका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट को कोरोबोरेट करेगी। कोरोबोरेट का मतलब होता है उसका प्रमाणन करेगी, यानी कि सर्टिफिकेट सही है या गलत है इसका प्रमाणन उसकी एफिनिटी कर सकती है, एफिनिटी टेस्ट। लेकिन ख़त्म नहीं किया गया, एसेंशियल भी नहीं बताया गया, लेकिन ख़त्म नहीं किया गया। ये बात सामने आई। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चला है मामला सुप्रीम कोर्ट में एफिनिटी टेस्ट को लेकर आया तो 2 जजों की बेंच ने 13 वर्ष तक इस पर कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचे। बाद में उन 2 जजों ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कर दी फाइल और ये कहा कि भाई ये बड़ा सेंसिटिव विषय है देश का, इस विषय को आप तय करिए। 3 जजों की बेंच बैठी, 3 जजों की बेंच ने उसको तय कर दिया। 3 जजों की बेंच ने कहा एफिनिटी टेस्ट इज नॉट अ पैरामीटर। उन्होंने कहा कि ये पैरामीटर नहीं है, यानी कि सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट हो जाए, ऐसा कुछ कह दिया। अब इस पर डॉक्टर अंबेडकर जो कहते हैं वो मेरा डॉक्टर प्रोफेसर हिदाव से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई एफिनिटी टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई बात फाइनल नहीं कह सकता। उन्होंने कहा पैरामीटर नहीं है, लेकिन
कह नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट नहीं। ये कास्ट का जो चक्कर है, ये जो 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 ट्राइब का मामला है, ये तो कमीशन के पास होना चाहिए। कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन बैठा हुआ है, वो तय करेगा। कैसे होगा ये, सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करेगा? उन्होंने कहा, उनका कहना था कि ये पार्लियामेंट तय करेगी। पार्लियामेंट का ये डोमेन बनता है कि वो कौन सी कास्टों को कैसे रखना चाहते हैं, कौन सी कास्ट अंदर जाएगी, कौन सी बाहर जाएगी, कौन सा रिजर्वेशन मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, ये पार्लियामेंट का विषय है। सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स का इस पर हवाला दिया कि भाई प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर कर देता है। उन्होंने आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 25 का हवाला दिया, उन्होंने आर्टिकल 241, 242 का हवाला दिया, उन्होंने 261 सब आर्टिकल 1 का हवाला दिया। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसे होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे मन में क्या आया। मेरे मन में आया, डॉक्टर अंबेडकर ये कहा करते थे कि भाई कास्टिज्म इज द प्रॉब्लम फॉर इंडिया, और कास्टिज्म जब तक भारत से खत्म नहीं होगी तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। अब कास्टिज्म खत्म कैसे करनी है? तो उनका विचार भी था कि पहले 10 वर्ष में एक पीढ़ी को आप उठाकर खड़ा कर दीजिए, फिर अगली पीढ़ियां सही होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि एक पीढ़ी को अगर हम लाभ दे दें, एक पीढ़ी 10 वर्ष के लिए, उन्होंने कहा 10 वर्ष के लिए अगर हम लाभ दे दें तो वो अपग्रेड हो जाएगा, उसको अवसर मिल जाएगा, फिर उसकी अगली पीढ़ियां अपने आप सही हो जाएंगी, मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी। अब यहां पर अगर सर्टिफिकेट फाइनल है, किसी के व्यक्ति के पिता का सर्टिफिकेट ही उसको मिलने वाला है, तो मेरा प्रश्न ये है कि पिता के अपग्रेडेशन, बच्चे के अपग्रेडेशन और कास्टिज्म खत्म करने की यहां बात कहां से आ गई? ये तो हो ही नहीं सकता। जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय आर्टिकल 16(4) जोड़ते समय कहा था, ना जोड़ने पर कहा था, या जो जोड़ते समय नहीं जोड़ने के लिए कहा, उसमें उनका कहना था किसी कास्ट को अगर हम यहाँ मेंशन कर देंगे तो फिर वो कास्ट सदैव के लिए परमानेंट हो जाएगी। उस कास्ट का हम भारत में कास्टिज्म कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, जबकि भारत की सबसे बड़ी समस्या कास्टिज्म है। इसको खत्म करना आवश्यक है। हर व्यक्ति मेन स्ट्रीम में आए, ये भारत सरकार का काम है, ये हमारा काम है कि हम उसको, हर एक व्यक्ति को मेन स्ट्रीम में लेकर आए। तो सवाल यहां पर यह है कि मेन स्ट्रीम में लेकर कैसे आए, कौन लेकर आएगा, कैसे लेकर आएगा, वो मोड क्या हो? तो प्रोफेसर हिदाव का भी ये मानना था कि भाई इसके लिए तो अलग से आपको पूरा लेजिस्लेटिव चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि उन 4 भाइयों में से, जैसे मैंने अपना इलस्ट्रेशन दिया, उनको भी मैंने अपना इलस्ट्रेशन दिया था, मैं अगर अपग्रेड हो गया तो मेरी अगली पीढ़ियां मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं। अब ये रिजर्वेशन के लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं रिजर्वेशन खत्म, रिजर्वेशन रहना चाहिए। अंतिम व्यक्ति जब तक मेन स्ट्रीम में ना आ जाए तब तक रिजर्वेशन का लाभ देना चाहिए, लेकिन अंतिम व्यक्ति मेन स्ट्रीम में आए, इसका उपाय कौन करेगा? इसका उपाय तो यह है कि जो मेन स्ट्रीम में आ गया उसका रिजर्वेशन बंद हो जाना चाहिए, उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी वही समाप्त हो जाना चाहिए, उसको उस कास्ट से आइडेंटिफाई या परमानेंट करना ठीक नहीं। अगर हम ये कहते हैं एफिनिटी टेस्ट में कि कोई व्यक्ति जो ट्राइब एरिया में पैदा हुआ और उसका जॉब दिल्ली में लग गया, दिल्ली में आकर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, वैसे ही संस्कार करना चाहता है, वैसे ही अपनी परवरिश करता है, सब कुछ वो दिल्ली की तरह करने लगा, मेन स्ट्रीम की तरह करने लगा, तो फिर अब वो अगर भूलना चाहता है कि उसका परिवार या वो जिस जगह से आया है वहाँ प्रैक्टिस क्या थी, वो मेन स्ट्रीम में आ गया है, तो फिर अब उसका एफिनिटी टेस्ट करके उसको एक्सक्लूड क्यों नहीं किया जाना चाहिए? यानी कि एफिनिटी टेस्ट मतलब उसके अब संस्कार, उसका रहना, पहना, ओढ़ना, बच्चों की पढ़ाई, उसका अपनी व्यवस्था, उसके अपने सिस्टम, ये सब कुछ के आधार पर उसको उस कास्ट का लाभ देने से क्यों ना वंचित कर दिया है। वो अपनी कास्ट लिखे, कोई समस्या नहीं, लेकिन क्यों ना उसको एफिनिटी टेस्ट के आधार पर रिजर्वेशन का लाभ देने से रोक दिया जाए। बाकी जो 3 भाई उसके गांव में रह गए हैं उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए। वो तो अब कभी लाभ ले ही नहीं पाएंगे, और ये तो मेन स्ट्रीम में आ गया, ये तो सबके बीच उठने बैठने लगा, वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए, और इसकी सारी पीढ़ियां ताउम्र जो पीढ़ी आएगी वो ये लाभ रिजर्वेशन का लेती रहेगी। वो तो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी परवरिश वैसी नहीं हुई, उनकी पढ़ाई वैसी नहीं हुई, उनकी शिक्षा की व्यवस्था वैसी नहीं थी, और वो प्रैक्टिसेस जो उनकी थी वो रूढ़िवादी थी, यानी कि एफिनिटी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ कि उन्होंने कह दिया एफिनिटी टेस्ट नॉट ए कंपलसरी और नॉट ए पैरामीटर, मेरा मानना है कि एफिनिटी टेस्ट पैरामीटर होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कास्ट। ऐसी कास्ट जिसका एफिनिटी टेस्ट होने पर वो कास्ट की जो प्रैक्टिस थी वो भूल चुका है या वो उससे डेविएट कर चुका है, वो परिवार रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता।
अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर जीवन भर यानी कि हजारों हजार वर्ष निकलने के बाद भी भारत में आप कास्टिज्म खत्म नहीं कर पाएंगे, और कास्टिज्म भारत में खत्म नहीं होती तो फिर भारत सदैव संकट में खड़ा दिखाई देता है। ऐसा कोई राइटर नहीं हुआ आधुनिक भारत में जिसने ये ना कहा हो कि कास्टिज्म वॉज द प्रॉब्लम फॉर इंडिया। कास्टिज्म ही भारत की सबसे बड़ी समस्या थी। इस कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो बाहर हो गए, जब वो पार्लियामेंट में नहीं रहे, यानी कि वो चुनाव हार गए, तो उसके बाद नेहरू जी ने वो कास्ट डाल ही दी, वो माने नहीं। मैं इस विषय पर आप सबकी राय चाहूँगा। आप इसको वैसे मत देखिए कि आपकी कास्ट क्या है, आप इसको राष्ट्रीय विषय मानकर देखिए कि राष्ट्र की आवश्यकता क्या है। राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति अगर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकता तो फिर राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। और राष्ट्र में व्यक्ति जो पिछड़ा है उसको अगर आप घसीटेंगे नहीं, एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा कमजोर है, तो पिता सदैव उस बच्चे को ही लेकर चलता, उसके लिए रिजर्वेशन करता, उसके लिए गाड़ी अलग मुहैया करवाता, उसके लिए घर भी बनाता है, उसको अलग से पैसे भी देता है, उसकी सारी व्यवस्था करता है। तो ये राष्ट्रपिता, सरकार मैं एक मानूं कि राष्ट्रपिता है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो कमजोर है उसकी मदद करे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कमज़ोर अगर सही हो जाए, उस लंगड़े बच्चे के, उस पोलियो के बच्चे के अगर बच्चा पैदा हो और वो बच्चा सही पैदा हो और वो सही स्ट्रीम में जा रहा हो तो भी उसको रिजर्वेशन मिले। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, रिजर्वेशन का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम में लाने के उद्देश्य से। इसलिए एफिनिटी टेस्ट पर जो ये आया है कि कास्ट कैसे पहचानी जाए, एफिनिटी टेस्ट पर मुझे लगता है कि क्लैरिटी आने की और आवश्यकता है। सरकार उसको एफिलिएट करे, सरकार उस पर कमीशन बनाए और सरकार ये तय करे कि आखिर वो लोग जो वाकई में क्षुद्र और वंचित हैं वो कैसे मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके लिए क्या किया जाए, जो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं उनको कैसे वो लाभ लेने से रोका जाए। ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से हम दूसरे रास्ते पर चल पड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।